20 अगस्त 2023 को होने वाली सीटेट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्लास, अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों की के लिए आवेदन किए हैं तो दोनों के लिए ये कक्षा आपकी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें कि अलग अलग टॉपिक वाइज जितने भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लगाएंगे और आपके प्रश्न जो है एग्जाम में यहीं से फंसेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा अलग अलग टॉपिक वाइज किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं अभी तक और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे पहला जो प्रश्न है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। टॉपिक है भाषा अधिगम का अर्जन। ये आपकी टॉपिक हो गई भाषा अधिगम और अर्जन। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं देखेंगे सीटेट में, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा जो है बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, यानी कि प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है, तो ये है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। आप पूरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और राइट आंसर को केवल आप देखते हुए चलिएगा या फिर आप स्वयं से भी कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं आप उसको देखकर किस टॉपिक से आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को आप एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि परीक्षा से पहले हिंदी पेडागोजी की तैयारी कम से कम आपकी कंप्लीट हो जाए। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। इस वजह से बच्चों को कठिनाई होती है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को उनकी मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए, जिससे कि वो बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनकी मातृभाषा के साथ ही सिखाना चाहिए, मुख्य रूप से मातृभाषा में। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से ही परिचय कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, संस्कृति की दूसरी मंजिल है, तो संस्कृति की दूसरी मंजिल ये हरियाणा टेट में पूछा गया है। आप चाहें तो इस प्रश्न को देख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है राजस्थान टेट में हिंदी में। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए, तो राजस्थान में पूछा गया है, तो इसका माध्यमिक में हो जाएगा, माध्यमिक की इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न, तो जितने सीटेट के प्रश्न हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा, अदर स्टेट का आप चाहें तो देख भी सकते हैं या फिर उसको छोड़ सकते हैं। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसमें समृद्ध भाषिक वातावरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है, तो ये मानना है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, भाषा का प्रयोग करना। आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी तरह का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान में रखना है आपको कि भाषा का प्रयोग भाषा सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, भाषा का प्रयोग करना और उसका अर्थ का अनुमान लगाना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का महत्व क्या है, तो बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा जो है वो बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए। बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं, तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, तो आपको पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है तो इसके लिए हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप उसमें शामिल होने चाहिए। बच्चे जो हैं इसकी वजह से रुचि लेकर उसमें पढ़ते हैं। चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो चौमस्की महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये कहना है चौमस्की का। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, तो ये होती है प्रत्यक्ष विधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है, तो मातृभाषा का व्याघात जो है भाषा सीखने में आंशिक रूप से होता है। ठीक है, आपको ये नहीं लिखना है कि पूरी तरह से होता है, आंशिक रूप से व्याघात होता है। ये भी नहीं कह सकते हैं कि व्याघात नहीं होता है, व्याघात यानी कि बाधा एक तरह से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता है, तो समाज के बाहर आप भाषा का विकास या अस्तित्व नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं क्या, यहाँ पर 2 अंग होते हैं, हरियाणा टेट में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इस प्रश्न के लिए आप राइट आंसर हो जाएगा आपका, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ये जो है
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा यानी कि टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ क्या है, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो तार वाली भाषा का अर्थ होता है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये कथन उचित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। तो इसमें से कौन सा ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए नहीं सीखी जाती है। तो भाषा का व्याकरण सीखना जो है ये उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि मन की बात कहना, सुनना, विभिन्न स्थितियों को साधना, अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना, ये सभी जो है उद्देश्य के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका मुख्य जो अंतर होता है भाषा अर्जन और अधिगम में, वो होता है स्वाभाविकता का अंतर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। तो बेहतर जो है वो एकल परिवार में होता है, जहाँ माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या है। तो ये है भाषाई परिवेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे। तो बच्चे को धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। धमकाना, मारना, पीटना नहीं है बच्चे को। किसी भी चीज़ को समझाना है, सिखाना है। अगर वो गलती भी कर रहे हैं या फिर गलत भी आंसर दे रहे हैं, तब भी आप उनको सही आंसर देने के लिए प्रेरित करें। उनको डांटना, पीटना, मारना या उनका तिरस्कार नहीं करना है। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्यों। क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करता है, इसलिए भाषा जो बच्चे होते हैं वो अरुचि प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चित्र के साथ अनुमान लगाना। चित्र के साथ अगर बच्चा अनुमान लगा रहा है तो ये सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा भाषा सीखने का। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार जो है वो क्या है, सही है, गलत है, वैज्ञानिक है, क्या है। तो ये जो विचार है वो अवैज्ञानिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, बाद में उदाहरण देती है। तो ये कौन सा नियम है, ये है निगमन विधि। कौन सी विधि है पढ़ाने की, निगमन विधि है। निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम उसके बाद उदाहरण। आप इसको यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि निगमन यानी कि पहले नियम। इस एक शब्द से आप याद कर सकते हैं, शब्द या फिर कहेंगे एक वर्ण से, कि निगमन विधि अगर पूछ रहा है तो उसमें पहले नियम होगा, ठीक है। आगमन विधि पूछ रहा है तो पहले उसमें उदाहरण होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भाषा जो है वो सहज होती है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। तो बहुभाषी जो कक्षा होती है उससे तात्पर्य आपका होता है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी है उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं, दे सकती हैं। तो परिवार में होने वाले परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो भाषा अर्जन के संबंध में उचित नहीं आपसे पूछ रहा है, तो बाकी 3 उचित होंगे, एक उचित नहीं होगा। जो उचित नहीं है वो है भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ये उचित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो ये होगा ज्ञान निर्माण। ज्ञान निर्माण में जो है इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा टॉपिक, भाषा अर्जन वाला। भाषा अधिगम और अर्जन जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखेंगे अगली टॉपिक। तो ये टॉपिक है भाषा बोधगम्यता। यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न बिहार टेट से पूछा गया है, आप देख 2011 में, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे जो कि आपके सी टेट का है,
बहुभाषिकता। बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करें। जो भी आप बच्चों को सिखाते हैं उसमें ये जरूर होना चाहिए कि बच्चे स्वयं कुछ करें और स्वयं सीखें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। तो यहाँ पर अनुमान के साथ भाव को ग्रहण करना, इसमें पठन हो रहा है। इसके बाद देखेंगे कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के लिए किस प्रकार से सहायक होती हैं। तो कहानियाँ जो हैं किस प्रकार से सहायक होती हैं भाषा विकास में। ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात करने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, यानी कि वो घर पर बता लेता है उस चीज़ को, अकेले में बता लेता है, अकेले में वो चीज़ उसको याद है, लेकिन वो जब एक बड़े समूह में बताना होता है तो वो दबाव महसूस करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो हैं ऐसी कविताएं पसंद करते हैं जो लयात्मकता हो, जिनमें लय के साथ जो पढ़ी जाए गा गा के वो। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ रहा है। सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना, इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भाषा की कक्षा है तो मुख्य रूप से भाषा, लोकगीत जैसे कि सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, भाषिक विशेषताओं से परिचित कराना, रसानुभूति, लोकगीतों की रसानुभूति, ये सब विशेष रूप से महत्व रखेंगे। लेकिन सबसे कम महत्व की अगर बात करें तो लोकगीतों से संबद्ध जो राज्यों की जानकारी देना होगा वो सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी होती है। सबसे कम प्रभावी शिक्षण युक्ति कौन सी होगी। दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन तो लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी भाषी मोना श यानी कि बड़े श को स और र को ड़ पढ़ती है, बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है। इसका कारण होता है मातृभाषा का व्याघात। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है, क्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो भाषा क्षमता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी होता है। तो जरूरी होता है स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। स्वतंत्र रूप से बच्चों को बोलने का अवसर मिलेगा तो जो भी चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें बच्चा सीखता है टूटी फूटी भाषा में अपने बताता है, तो स्वतंत्र रूप से उसको सीखने के अवसर भी देने चाहिए और बोलने के भी अवसर देने चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है। सबसे ज़्यादा योगदान जो है मातृभाषा का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मातृभाषा से आपने देखा 3 से 4 प्रश्न अभी तक आपने देख लिया कि पूछे गए हैं घुमा फिरा के मातृभाषा से, तो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका मातृभाषा शब्द। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है। इसका कारण होता है उनके मातृभाषा का प्रभाव। अगला प्रश्न है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होता है। तो अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना बच्चे के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम क्या होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो ये अब होता है मातृभाषा का। आपने देखा फिर से एक मातृभाषा का प्रश्न आ गया, तो आप जान लीजिए कि मातृभाषा कितना इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज की बात करें, चाहे आपका हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर आपका यहाँ पर संस्कृत हो, तीनों विषयों में मातृभाषा, अगर एक विषय में हिंदी में आपने देखा मातृभाषा से प्रश्न पूछे गए हैं और 100% आपके संस्कृत में भी मातृभाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। तो मातृभाषा जो शब्द है इसको ही आप जो है ध्यान से समझ लीजिए क्या है। यहाँ पर देखेंगे, अपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है, घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, तो आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आप प्रश्न में उसे बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करेंगे, क्योंकि बच्चा दृष्टिबाधित है, वो देख नहीं सकता है। तो आप उससे कुछ ऐसा प्रश्न पूछेंगे जो कि सुनने वाला हो या बोलने वाला हो, कुछ ऐसा प्रश्न आप उससे पूछेंगे, उसमें परिवर्तन कर देंगे। ये देखिए आपकी नेक्स्ट टॉपिक है भाषा मूल्यांकन, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये सभी आएगा।
पहला प्रश्न राजस्थान टेट से पूछा गया, आप चाहे तो देख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण, ये भी राजस्थान टेट से लिया गया है, ये भी राजस्थान टेट से। यहाँ पर आएंगे सी टेट का प्रश्न। भाषा की कक्षा में यह ज़रूरी है कि भाषा स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को सिखा पाएगा। उसकी भाषा ही प्रभावी नहीं होगी तो क्या सिखा पाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, क्या अपेक्षा करता है। तो यहाँ पर जो है अपेक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे जो है सवालों के बधे बधाए जवाब न दें, बधे बधे जवाब न दें, यानी कि मुक्त, एक होता है बद्ध प्रश्न, बद्ध अंत वाला, एक होता है मुक्त अंत वाला। मुक्त अंत वाला जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि आपको पॉजिटिव चीज़ों को यहाँ पर देखना है। मुक्त अंत वाला बच्चे खुले विचारों के साथ जिस भी प्रकार से उसकी लैंग्वेज है, जैसी भाषा का प्रयोग वो करता है, कैसा वो सोच सकता है, वो उस प्रकार से आंसर दे, यानी कि मुक्त अंत वाला। बद्ध यानी कि बधा बधाया, जो टीचर ने बता दिया, सिखा दिया, रटा दिया, लिखवा दिया, वही बच्चा सेम टू सेम वही चीज़ें बता दे, वो बद्ध अंत वाला हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना किससे संभव है। तो ये संभव है पोर्टफोलियो के द्वारा। पोर्टफोलियो भी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। तो सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया जाता है वो होता है सीखने की क्षमता का आकलन। अगला प्रश्न है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है। तो सतत एवं व्यापक आकलन का जो उद्देश्य होता है वो होता है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। अगला प्रश्न है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो भाषा शिक्षक के रूप में वहाँ पर आपको ये करना होगा कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देना। दोनों शब्दों को लिखेंगे और उसमें जैसे अगर मान लीजिए बच्चा श, बड़े वाले श छोटे से स में अंतर नहीं कर पा रहा है, र और अण में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो उसको लिख के आप बच्चों को समझाएंगे, बार बार उच्चारण करवाएंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है, क्या अपेक्षित है। तो इसमें अपेक्षित होगा कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना और उनको अवसर देना। बच्चा जिस भी प्रकार से बोलता है, जिस भी प्रकार से सीखा है, उसको बस अवसर देना कि वो उसको अभिव्यक्त कर पाए। और सही और गलत की बात बाद में है कि बच्चा उसको आंसर सही बता रहा है फिर गलत बता रहा है, उसको आप बाद में भी सिखा सकते हैं। पहले बच्चे को अवसर देना चाहिए कि वो अपनी अभिव्यक्ति जो है, जो भी आंसर उसको पता है, जो भी वो समझ पा रहा है, वो बता पाए। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर सबसे सही कथन हो जाएगा, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ जो विधि होती है कौन सी होती है। तो सर्वश्रेष्ठ विधि होती है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। अवसर जो शब्द है इसको आपको ध्यान में रख लेना, जहाँ पर भी अवसर देना, अभिव्यक्ति के अवसर देना, यानी कि ये पॉजिटिव चीज़ें पूछी जा रही हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ किससे और किसके लिए हो। तो राइट आंसर हो जाएगा कि अर्थ से हो और उद्देश्य के लिए होना चाहिए। अर्थ भी उसका होना चाहिए और उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अंतः संबंधित का मतलब क्या है, जैसे कि आपका लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, ये चारों जो हैं भाषा कौशल हैं। लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, तो ये चारों जो हैं वो अंतः संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो ये परस्पर अंतः क्रिया पर वाइगोस्की के द्वारा बल दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या वाइगोस्की नहीं भी पूछेगा, अगर केवल ये पूछता है आपसे कि जो कोई भी कक्षा है उसमें सबसे अधिक बल किस पर दिया जाना चाहिए, तो परस्पर अंतःक्रिया पर ही बल दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो हैं, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है।
कक्षा में अगर सम्मान देंगे और भी जो भाषा है उसके साथ आप उस भाषा को भी सिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? क्यों यानी कि यहाँ पर पूछ दिया, ये आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न हो गया। बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे इस प्रकार के प्रश्न से, ठीक है। अगर आप क्यों नहीं पूछते, तो फिर अगर पूछते बस कि लड़की ने किसके दाम नहीं बताएं, तो केवल एक ही चीज़ हो जाएगा, आम के दाम नहीं बताएं या फिर इमली के दाम नहीं बताएं, अमरूद के दाम नहीं बताएं, इस प्रकार से हो जाएगा। तो केवल एक यहाँ पर क्यों पूछ दिया गया है, तो यानी कि बच्चा उसको उसकी व्याख्या करेगा या फिर अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, ये आपका उत्तराखंड टेट में पूछा गया है। आप चाहे तो देख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। ये आपका सीटेट का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? तो बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना जो है ये सबसे उचित तरीका हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को सर्वोपरि माना जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो आपको देखना है उचित क्या नहीं है। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, तो ये उचित नहीं है। कहीं पर भी कोई भी चीज़ आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है कि उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, मतलब इस प्रकार के जो शब्द आ जाएंगे ना वो निगेटिव आ जाएंगे, निगेटिव शब्द ये हो जाएंगे आपके नकारात्मक, तो ये आपके नहीं होंगे। तो यहाँ पर कौन सा कथन उचित नहीं है, यही आपका उचित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं? तो किस प्रकार के प्रश्न जो है सहायक नहीं होते हैं? यदि तो वाले प्रश्न जो होते हैं वो सहायक नहीं होते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, किस प्रकार का प्रश्न प्रारंभिक या प्राथमिक कक्षाओं की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम होता है? तो किसी दृश्य का वर्णन करना, ये ज़्यादा जो है प्रभावी होता है भाषा क्षमता का आकलन करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? आपको बताना है इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो अक्षर जोड़कर पढ़ना सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा, बाकी जो चीज़ ऑप्शन दिए गए हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे उसकी तुलना में। अगला प्रश्न है, बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? सबसे कम महत्वपूर्ण यहाँ पर अगर बात करें, मौलिकता है, विचारों की स्पष्टता है, कल्पनाशीलता है। तो मानक वर्तनी जो है सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होते हैं? तो आपका 29 नंबर का प्रश्न है, आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मुक्त अंत वाला, बद्ध अंत वाला, बद्ध अंत वाला यानी कि ये जो है निगेटिव है, मुक्त अंत वाला पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए मुक्त अंत वाला जो है सबसे उपयुक्त होगा, सर्वाधिक उपयुक्त मुक्त अंत वाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे यहाँ पर अगला टॉपिक है आपका अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा और बहुभाषाई संसाधन। अगला टॉपिक है, पहला प्रश्न राजस्थान टेट से पूछा गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड टेट से पूछा गया है, पेडागोजी के ही प्रश्न है तो आप देख भी सकते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? आपको बताना है यहाँ पर। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? तो एक साधन है। पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है। अगला प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? आपको बताना है कि जो चित्र होते हैं ना उनका उद्देश्य क्या होता है? तो चित्रों का जो उद्देश्य होता है वो होता है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, एक ये भी कहेंगे, वैसे अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो गई है तब तो यहाँ पर तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पास होने के लिए तुक्का लगाना पड़े। लेकिन हाँ, अगर कोई भी प्रश्न आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा है प्रश्न, समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि उसका राइट आंसर क्या होगा, तो वहाँ पर आप जो ऑप्शन बड़ा होगा उसको आप राइट कर सकते हैं, क्योंकि होता है कई बार ऐसा। यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो इस प्रश्न का आप देखेंगे सबसे बड़ा आंसर, पेडागोजी में बात हो रही है,
और किसी भी चीज़ में नहीं आप कर सकते हैं इसको, केवल पेडागॉजी में ही ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि आप तुक्का लगा सकते हैं उस स्थिति में जब आपको किसी भी प्रश्न का आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या होती हैं? तो ये पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं वो भाषा सीखने में साधक होती हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? तो बच्चों के भाषा आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो ये ऐसी रचना जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? सबसे कम महत्वपूर्ण आपसे पूछ रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाठों की संख्या का महत्व नहीं होता है, ज़्यादा महत्व होता है अभ्यास में वैविध्य, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषाओं की विभिन्न छटा, इसका महत्व ज़्यादा होता है, पाठों की संख्या का महत्व नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना जो है दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे अधिक ध्यान जो है रखना चाहिए विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। इस प्रकार से दृश्य श्रव्य सामग्री का अगर प्रयोग करते हैं आप अलग अलग प्रकार की, तो उससे बच्चा जो है वो बेहतर ढंग से सीखता है, देखता भी है, चीज़ों को सुनता भी है। तो अगर नहीं भी उस चीज़ को आप केवल ऐसे ही व्याख्या के द्वारा समझाते हैं तो बच्चा नहीं समझ पाता है, लेकिन उसी चीज़ को अगर आप दिखा के समझाते हैं तो फिर उस चीज़ों को ज़्यादा बेहतर ढंग से सीख सकता है। अगला प्रश्न है, कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी जो होती है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? तो भाषा शिक्षक के रूप में आपको बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ होता है? तो इसका लाभ होता है बच्चों की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? तो यहाँ पर सहायता करती है आपकी भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है पठन कुशलता का विकास करने के लिए। अगला देखेंगे, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? जिंदगी को समझने के लिए, ज़िंदगी से जुड़ने के लिए, जीवन जगत से को प्रस्तुत करने के लिए, सभी आ जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। तो जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं हिंदी पेडागॉजी के अंतर्गत, सभी टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जो पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही प्रश्न आप यहाँ पर लिया गया है। देखेंगे भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, क्या महत्वपूर्ण पक्ष है? तो पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो क्या होगा? चित्र के साथ लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो पढ़ना लिखना सीखते हैं। अगला प्रश्न, किसी कण में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए क्योंकि कौन सा विकल्प इसके लिए उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है? बच्चों के कल्पनालोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है? तो सर्वाधिक सहायक है आपका परस्पर बातचीत। अगला प्रश्न है, दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री को आपको चुनना है। तो यहाँ पर शेष से भिन्न क्या हो जाएगा आपका? पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य, समाचार पत्र, ये आपके जो हैं वो दृश्य सामग्री है। टेलीविज़न आपका दृश्य श्रव्य दोनों आ जाएगा, तो यही आपका अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब बच्चों को पढ़ना लिखना सीखने में उनका उपयोग नहीं होता है, तो केवल सजावटी ही रह जाती है। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास जो हैं वो कैसे होने चाहिए? तो बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने, व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं।
अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि कम से कम पेडागॉजी के जो 15 प्रश्न बनते हैं उसमें से 13 प्रश्नों को आप सही कर पाएंगे अगर पूरी क्लास आप देख लेते हैं। और 1 घंटे से भी क्लास कम की ही आपकी क्लास रहने वाली है, पौने 1 घंटे की आप मान के चल सकते हैं, जिसमें कि आधा घंटा आपका हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे ये हरियाणा टेट का प्रश्न है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। राजस्थान टेट का है, आपको केवल यहाँ पर ये सारा देखेंगे राजस्थान टेट का। आप चाहें तो देख सकते हैं ये उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। ये बिहार टेट का प्रश्न है। हम आते हैं सी टेट में जो प्रश्न पूछा गया है। इस टॉपिक से सी टेट में प्रश्न कम पूछे गए हैं, जिसमें कि यहाँ पर भी आप देखेंगे ये भी आपका छत्तीसगढ़ टेट ये आपका सी टेट का प्रश्न है, आ गया 12वें नंबर से। आप देख सकते हैं विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश उनको प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। क्या अर्थ नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है, तो मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं होगा कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, ये आपका नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है समस्याओं के कारणों को की सही पहचान करने पर। उपचारात्मक यानी कि समस्या के कारण की पहचान करना। अगला प्रश्न है भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, तो भाषा कौशल के संबंध की बात हो रही है। भाषा के चारों कौशल यानी कि आपका बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना सभी जो है अंतर संबंधित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना वर्णन करता है, किसका वर्णन करता है, तो ये वर्णन करता है भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके का वर्णन करता है। उपचारात्मक जो आपका अध्यापन था उसमें केवल इतने ही प्रश्न आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, लगभग 4 से 5 प्रश्न, तो ज़्यादा ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ये जो टॉपिक है आपका भाषा शिक्षण के विविध प्रश्न से है। ये पहला प्रश्न आपका राजस्थान टेट में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे आपके विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो इन ऑप्शन से में सबसे कम महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा किसी भाषा विशेष का साहित्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है, तो यहाँ पर शामिल नहीं है आपका भाषा के लिखित रूप से परिचय। अगला प्रश्न है कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है, तो ये अलग करता है गेयता अलग करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए, तो उसको प्रयास करना चाहिए साहित्यिक विधाओं का परिचय। अगला प्रश्न है परस्पर बातचीत मुख्यतः जो है क्या है, तो ये सुनने बोलने के कौशलों के विकास में सहायक होती है बातचीत। शब्दों में अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है क्या है, तो ये पद्धति आपकी है वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। अगला प्रश्न है जो शिक्षक बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं वे पाठ्य पुस्तक से रोज़मर्रा की भाषा को जो है पाठ्य पुस्तक में रोज़मर्रा की भाषा को भी उनको स्थान देना चाहिए, तभी वे भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कर पाएंगे। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं, यानी कि 3 जो कथन होगा उससे आप सहमत होंगे, एक कथन से आप सहमत नहीं होंगे। किस कथन से सहमत नहीं होंगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि बच्चे जो है अपनी जो भी चीज़ें उनको आ रही हैं अभिव्यक्ति के अवसर देनी चाहिए, उनके भाषा का सम्मान करना चाहिए। ज़्यादा लिखित कार्य से क्या होता है, उससे बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर नहीं खुलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस क्लास में यही जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए गए हैं आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा एक बार, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो फिर उसके बाद एक वीडियो और बनाई जाएगी आपके लिए, जिसमें कि जो भी टॉपिक छूटे हुए हैं, इसमें लगभग आपका 5 से 6 टॉपिक कवर हुआ है। जो टॉपिक छूटे हुए हैं उस टॉपिक को उस वीडियो में ले लिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।